गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपसे सिंपली पूछा गया है कि इनमें से कौन सी धातु ऐसी है जो अपने नमक के घोल से शेष को विस्थापित कर सकती है। ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, जिंक। जिंक ही क्यों सही होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपके सामने एक सीरीज दी गई है जिनमें जो रिएक्शन का लेवल है यानी कि जो ज्यादा रिएक्शनेबल है वो ऊपर रखे गए हैं, उनके घटते हुए क्रम में सीक्वेंस को लगाया गया है। और इसमें अगर जिंक की बात करें तो जिंक सोना, चांदी और लोहा से सबसे ऊपर पाया जाता है और इन सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील भी है। इस वजह से जिंक सभी दी गई धातुओं जैसे चांदी, लोहा, तांबे को उनके नमक के घोल से विस्थापित कर सकता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके पढ़ाए जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। यानी कि पढ़ाने के लिए आप टीचिंग के लिए सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा टॉपिक है जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की मदद से सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक प्रोसेस होता है, यानी एक प्रोसेस पे बेस्ड होता है जिसमें क्या किया जाता है, गणित सूत्रों के एक समुच्चय के साथ एक वास्तविक घटना के मॉडलिंग की प्रक्रिया पर आधारित होता है। यानी कि आपने घर का मॉडल बनाया होगा, यानी 2D मॉडल या 3D मॉडल लोग बनवाते हैं घर बनवाने से पहले, ताकि उनको अंदाजा हो जाए कि कौन सी चीज कहाँ पर है और कैसे चीजों को सेटअप करना है। यानी जिन चीजों को हम रियल लाइफ में नहीं कर सकते हैं, जो एग्जैक्ट चीजें हम नहीं पता कर सकते, उन्हें हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाते हैं और जो एक प्रिडिक्शन है वो प्रिपेयर करते हैं। यहाँ भी हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी क्रिया है, कौन सा ऐसा काम है जिसे हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जिसे हम डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अगर पहले की बात करें तो आसमान सतह पर रुकने से पहले एक गेंद द्वारा तय की गई दूरी का अवलोकन करना, तो इसे हम डायरेक्ट अपनी आंखों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये तो हो जाएगा, यानी कि इसमें हम सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग नहीं करेंगे। सेकंड की बात करें, स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं को तौलने का प्रभाव, ये भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के बगैर भी कुछ ये जो काम है ये हो सकता है, इस वजह से सेकंड में भी हम नहीं करेंगे। थर्ड कह रहे हैं रोलर्स के साथ और बिना कुर्सियों को धक्का देने का प्रभाव, ये भी क्या होगा, इसे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करने की इतनी ज्यादा नीड नहीं है। लेकिन अगर फोर्थ की बात करें तो ऊंचाई से प्रक्षेपित गेंद के प्रक्षेप वक्र का अवलोकन करना, यानी हमने एक गेंद को फेंका, उसने ऐसे टाइप का कर्व बनाया, तो इसे हम डायरेक्ट अपनी आंखों से ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, लेकिन सही तरीके से इसका जो मीनिंग है या जो वैल्यू है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा। यानी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से हम एक 3D मॉडल बना सकते हैं, 2D मॉडल बना सकते हैं, जिससे हम डायरेक्ट जो डेटा है उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसकी घूर्णी धुरी अत्यधिक झुकी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी कक्षीय गति इसके किनारे पर घूमती हुई प्रतीत होती है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखिए कि सबसे ज्यादा कौन झुका हुआ है, यानी कौन सबसे ज्यादा अपने अक्ष पर झुका हुआ है। यहाँ दो दिए हैं, एक वीनस है, एक यूरेनस है। तो यहाँ अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ आपका वीनस नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ यूरेनस दिया गया है। इस वजह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि यहाँ अरुण ग्रह की बात की जा रही है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, यहाँ जो भी ग्रह जितने डिग्री पर झुका हुआ है उन सभी को मेंशन किया गया है। आप इसे रीड कर सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछे गए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जब मनुष्य सांस लेता है, यानी जब श्वसन के दौरान ऑक्सीजन को अंदर लेता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गति नहीं होती है, ये आपको बताना, निगेटिव पूछ रहा है। तो फिगर से समझिए, ये है आपका जब आप ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो कुछ ऐसी प्रक्रिया नजर आती है, यानी जो आपके लंग्स है वो एक्सपैंड हो जाते हैं और जो आपके रिबकेज है यानी जो पसलियां हैं वो भी मूव्स अप एंड आउट, यानी बाहर की तरफ मूव होती हैं। अगर डायपाग्राम की बात करें तो ये आपका मूव्स डाउन होता है, यानी नीचे की तरफ मूव करता है, ना कि ऊपर की तरफ। अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में पहला दिया है कि नाक के छिद्रों से वायु अंदर खींची जाती है, ये तो सही है, ऑक्सीजन में अंदर लेते हैं। पसलियों को बाहर ले जाना, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि डायफ्राम ऊपर जाता है, और यहाँ हम पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि डायफ्राम
नीचे जाता है, यानी जब इन्हेलेशन का प्रोसेस होता है तो डायफ्राम जो होता है वो आपका नीचे की तरफ जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा और नेगेटिव हमसे पूछ रहा था, इस वजह से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको रीड करना है और आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर पहले की बात करें तो पहले में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो लाइट होती है, यानी जो सूर्य से आने वाली एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। तो यहाँ हम देख भी रहे हैं, यहाँ सिंपली मेंशन भी किया गया है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड इट स्टोर्ड एज एटीपी मॉलिक्यूल्स, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका सही हो जाएगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 और पानी का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ आप देख भी सकते हैं इस रिएक्शन से कि CO2 का यूज किया जा रहा है, जो कि वायुमंडल से पत्तियां एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और जल कहाँ से ले लेती हैं? जड़ों से ले लेती हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, यानी ऑक्सीजन रिलीज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती हैं। तो यहाँ सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में CO2 निकलता है और O2 का सेवन किया जाता है। जी नहीं, O2 का सेवन नहीं किया जाता, CO2 को यूज किया जाता है और O2 को रिलीज किया जाता है। तो यहाँ थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ में क्या कह रहा है? प्रकाश संश्लेषण में O2 निकलता है और CO2 का सेवन किया जाता है, ये तो सही हो जाएगा। फिफ्थ कह रहा है प्रकाश संश्लेषण दिन और रात दोनों के समय होती है। जी नहीं, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें सूर्य का प्रकाश होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और सूर्य का प्रकाश सिर्फ और सिर्फ दिन में मिलता है, रात में नहीं मिलता। इस वजह से जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती। तो यहाँ आपका फिफ्थ भी गलत हो जाएगा, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बी और डी। और ए, बी और डी किस में दिए गए हैं? ये फोर्थ में आपके दिए गए हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन कहाँ दिया गया है? ये फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाओं और प्रकाश की किरणों दोनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं कौन से असत्य हैं? पहला दिया गया है कि वे सैद्धांतिक निर्माण है, यानी थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। अगर आप लाइट एनर्जी की बात करें या तो फिर आप मैग्नेटिक लाइंस की बात करें, तो दोनों में ही हम लॉस को पढ़ते हैं, दोनों में हम थ्योरीज को पढ़ते हैं। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही हो जाएगा कि ये क्या है? थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, थ्योरी से कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो पहला तो सही हो जाएगा। दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा सही कह रहा है कि वे दृश्य प्रतिनिधित्व हैं जो भौतिक घटनाओं को समझने में मदद करते हैं, यानी कि जो फिजिकल फिनोमिना है उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती हैं जो हमें समझने में मदद करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों ही सही है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति गैसों के द्रवीकरण में सहायक होगी, यानी गैस से हमें द्रव में बदलना है। पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन होनी चाहिए जब हम गैस को द्रव में बदल सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप फिगर की बात करें तो यहाँ देख भी सकते हैं, यहाँ लिखा भी है, क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर किसी गैस को हमें द्रव में या मैटर में चेंज करना है तो उसके लिए जो टेम्परेचर है वो लो होना चाहिए और जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, तब आप किसी गैस को द्रव में बदल सकते हैं। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर कहाँ दिया गया है? डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉलम ए दिया गया है, कॉलम बी दिया गया है, आपको सही मैच करना है और इसी हिसाब से आपको सही ऑप्शन बताने हैं। तो कह रहा है कि सॉ डस्ट एंड वाटर, यानी चूरा और पानी को आप किस प्रक्रिया के थ्रू अलग करेंगे? तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ सिंपली मेंशन किया गया है कि चूरा और पानी को आप फिल्ट्रेशन के माध्यम से अलग कर सकते हैं, यहाँ फिल्टर पेपर यूज करेंगे, जिससे जो आपका चूरा है वो ऊपर रह जाएगा और पानी पानी नीचे रह जाएगा। यहाँ फर्स्ट का तो हो जाएगा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन किस में दिया गया है? थर्ड में, यानी फर्स्ट का तो आपका थर्ड हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि आयोडीन एंड सैंड, यानी कि आयोडीन और मिट्टी को अलग करना है, तो इसके लिए सब्लिमेशन प्रोसेस यूज किया जाएगा। सब्लिमेशन प्रोसेस कब यूज किया जाता है? जब गैस को when substance changes to gaseous state without passing through a liquid state is called sublimation, यानी जब किसी स्टेट को सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा हो तो वहां सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। यानी स्टेट जो है, जो मैटर है, जिस पदार्थ का हम सब्लिमेशन कर रहे हैं वो पदार्थ
द्रव में नहीं बदलेगा, डायरेक्ट गैस में बदल जाएगा। तो यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? सब्लिमेशन, यानी आयोडीन को अगर हमें अलग करना है मिट्टी से तो उसके लिए हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज करेंगे, यानी कि बी का हो जाएगा आपका फोर्थ। सॉल्ट एंड वाटर, यानी नमक और पानी को अलग करना, उसके लिए क्या करेंगे? हम गर्म कर देंगे और जो पानी है वो वेपर बन के उड़ जाएगा, नीचे नीचे नमक बचेगा, उसको कहते हैं इवेपोरेशन, इन वाष्पीकरण। यहाँ कौन सा सही हो जाएगा? सी का सही हो जाएगा आपका फर्स्ट, बचा आपका डी, और डी हो जाएगा केंद्र प्रसारण। ये क्या होता है? इसमें एक घुमावदार चीजें लगी होती हैं जो उस चीज को बार बार घुमाती रहती हैं, इससे जो क्रीम होती है वो मिल्क से अलग हो जाती है। चारों ऑप्शन मैंने आपको फिगर से समझा दिए हैं, और इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? यानी कि ए तो आपका थर्ड से रिलेट हो जाएगा और बी फोर्थ से रिलेट होगा, यानी कि फर्स्ट ही आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करना है आपको। पहला कह रहा है कि एक अवतल लेंस एक वास्तविक और साथ ही साथ एक आभासी छवि बना सकता है। एक समतल दर्पण एक वास्तविक और साथ ही साथ एक आभासी छवि बना सकता है। एक अवतल दर्पण एक वास्तविक और साथ ही साथ एक आभासी छवि बना सकता है, और एक उत्तल दर्पण एक वास्तविक और साथ ही साथ एक आभासी छवि बना सकता है। और आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो वैसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर लिया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और ऐसा प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अगर लेंसेज की बात करें, यानी अवतल लेंस जो होता है उससे हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगी, यानी आभासी प्रतिबिंब ही बनेगी। अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो उससे हमेशा उससे भी आभासी प्रतिबिंब ही बनेगी। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें, अवतल लेंस नहीं अवतल दर्पण, तो ये दोनों ही इमेज फॉर्म करेगा, आभासी भी और वास्तविक भी। लेकिन अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण भी हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा। यानी कि अगर आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ आपका अवतल दर्पण करेक्ट होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोगों की एक जोड़ी है, यानी इनमें से कौन सी डिसीजेस ऐसी हैं जो आपकी बैक्टीरिया से होती हैं, ये आपको बताना है। तो अगर बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की बात करें, यहाँ सीरीज दी गई है जिनमें से है आपके टाइफाइड, निमोनिया, टीबी, हैजा, डिप्थीरिया, सिफिलिस, सुजाक, डायरिया और टिटनेस। ये सभी क्या हैं? ये बैक्टीरिया से होती हैं। और यहाँ जो ग्रुप दिया गया है हैजा और टाइफाइड, ये सही मैच कर रहा है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ फिगर्स दिए गए हैं, जिनको हिंदी में समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही है वो हिंदी में समझ सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, और इस पीडीएफ में जो भी नोट्स हैं इसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं, ये पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आपको वहां से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, यानी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लासेस आपकी एग्जाम तक चलती रहेंगी। थैंक यू।